शो की शुरुआत करते हैं लार्ज कैप फंड्स को लेकर एक चर्चा के साथ। और हम सब जानते हैं बाजार में तमाम एक्सपर्ट्स अब लार्ज कैप्स पर दाव लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बाजार की रैली है, तेजी है, चाल है, वो इसको आगे लेके जाएंगे जो है लार्ज कैप्स। लेकिन इस बात में कितना दम है? फंड हाउसेस क्या सोचते हैं, फंड मैनेजर्स इस बारे में क्या सोचते हैं? बतौर निवेशक अगर आपने अपने लिए लार्ज कैप में एक्सपोजर कम कर दिया है और आपने मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़ा दिया है, तो क्या आपने एक्सपोजर को बढ़ाने का समय आ गया है? अगर आपके पास एक पैसिव या इंडेक्स लार्ज कैप है, तो क्या एक्टिव लार्ज कैप में मूव होने का समय आ गया है? अब तमाम बातों पर बात करेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, बंधन लार्ज कैप फंड अगर आपके पास है तो उसको लेकर फंड हाउस की, फंड मैनेजर की रणनीति क्या है, कैसे वो आपको और कमा कर देने वाले हैं आने वाले वक्त में, समझते हैं। सुमित अग्रवाल, सीनियर वीपी बंधन एएमसी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और लार्ज कैप पर बात होने वाली है। सबसे पहले तो लार्ज कैप्स की चाल समझना चाहूंगी आपसे, जो ये कमबैक स्टोरी जो बाजार में आजकल छाई हुई है और बाजार का आगे का मोमेंटम लार्ज कैप्स लीड करेंगे। आप इस कहानी से, इस स्टोरी से कितना इत्तेफाक रखते हैं? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका। देखिए, बाजार में हर टाइप के मार्केट कैप सेगमेंट ओवर ए पीरियड परफॉर्म करते हैं। कुछ साल होते हैं जब लार्ज कैप ठीक ठीक करता है, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ केयर्स होते हैं जब मिड एंड स्मॉल कैप ठीक करता है, बट ओवर ए पीरियड हर सेगमेंट का अपना रोल होता है। अगर आप CY23 यानी जनवरी से लेकर अभी तक का रिटर्न देखें तो ब्रॉडली मिड एंड स्मॉल सेगमेंट करीब करीब 40% तक का रिटर्न इस सेगमेंट ने दिया है। वेदर इंडेक्स ले लीजिए या फिर आप फंड्स ले लीजिए, किसी भी फंड हाउस के हों। लेकिन लार्ज कैप एक ऐसी स्पेस रही है जहां पर रिटर्न इतना ज्यादा ये साल नहीं रहा है। इनफैक्ट निफ्टी या सेंसेक्स, जब अब हम ये बात कर रहे हैं तो करीब करीब 17 से 18% का रिटर्न ये कैलेंडर ईयर में रहा है। जब ये 17% वर्सेस 40% या 45% का रिटर्न का जो वेरिएशन है, अगर हम कंपेयर करते हैं, तो इतना वाइड वेरिएशन अगर मैं 2004 से हिस्ट्री देखता हूं, जब से स्मॉल कैप इंडेक्स चालू हुआ है, इतना वाइड वेरिएशन कभी हिस्टोरिकली नहीं दिखा है। लॉजिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सेंस बनता है अगर कुछ पैसा लार्ज कैप में मूव किया जाए। इनफैक्ट अगले 1-1.5 साल के लिए एटलीस्ट मुझे लगता है काफी पैसा लार्ज कैप कैटेगरी में मूव करना चाहिए, तो बिकॉज ये पैसा आपको कैसे मूव करना चाहिए? पैसिव के जरिए, एक्टिव लार्ज कैप फंड्स के जरिए? ये चर्चा का मुद्दा है जिस पर मैं बाद में आऊंगी सुमित, लेकिन उससे पहले आपके पोर्टफोलियो की मैं बात करती हूँ। जो लार्ज कैप यूनिवर्स है मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले छोटा है, और तमाम तरह के लार्ज कैप के जो स्टॉक पिक्स होते हैं, एक्सपोजर होते हैं, हम देखते हैं कमोबेश 70-80% तमाम लार्ज कैप फंड्स के एक जैसे ही होते हैं। कुछ मात्रा में, रेशियो में आपका डिफरेंस हो सकता है। अब मुझे बताइए कि बंधन का जो लार्ज कैप फंड है, जो आप देखते हैं, आपकी निगरानी में वो चल रहा है, तो इस फंड को लेकर आपने रणनीति अब क्या अपनाई है? क्या बदलाव किए हैं रणनीति में? और जो फैक्टर्स आपने गिनाए कि इन फैक्टर्स की वजह से या लार्ज कैप की आने वाली कहानी है आगे, आप इस कहानी पर किस तरह से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं अपने फंड को लेकर, सुमित? जी हाँ। आपने बहुत सही बात कही है। आमतौर पर माना जाता है 70 से 80% पोर्टफोलियो सेम होता है, लेकिन अगर बंधन लार्ज कैप फंड की बात करें, एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा। एक एक्टिव शेयर होता है, यानी आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क से कितना डिफरेंट है। तो आपको ये जान के खुशी होगी दैट फॉर द एंटायर ईयर तकरीबन हम 40% से ज्यादा बेंचमार्क से अलग रहे हैं। मतलब हमारा पोर्टफोलियो और बेंचमार्क में सिर्फ 60% की कॉमनैलिटी है। तो ये 40% अपने आप में, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन लार्ज कैप, मतलब लार्ज कैप में रहते हुए अगर आप 40% डिफरेंट है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर फंड मैनेजर के कॉल ठीक चल जाते हैं तो वो आउट परफॉर्म करेगा बेंचमार्क से, और वाइसा वर्सा अगर गलत जाते हैं तो शायद अंडर परफॉर्म करेगा। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि जहां पर इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड्स के बारे में भी बहुत डिबेट होता है, पिछले 7 वर्षों में जब से मैं ये फंड मैनेज कर रहा हूँ, करीब 7 वर्षों में से 5 वर्षों में हर कैलेंडर ईयर में हमारे फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है। मतलब जहां एक्टिव फंड का अल्फा की बात होती है, करीब सिर्फ 2018 और 2022 ही ऐसे साल रहे हैं जब हमारा फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। इनफैक्ट एज वी स्पीक हम बेंचमार्क को काफी हेल्दी मार्जिन से बीट कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा दैट एक्टिव लार्ज कैप फंड्स की अपने आप में वैल्यू है, और अगर कोई फंड मैनेजर है जो बेंचमार्क से थोड़ा हट के एक्टिव शेयर रखते हैं और अगर उनके कॉल ठीक जाते हैं, तो उसका रिजल्ट इन्वेस्टर को मिलता है, जो कि हमारे फंड में मिल रहा है।
रही बात हमने थोड़े से चेंजेस क्या किए हैं या अगले 1-1.5 साल के लिए देख सोचा जाए तो पोर्टफोलियो में अलग क्या मिलता है। हमारा फंड फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी, ये दो ऐसे बड़े सेक्टर्स हैं जो कि अंडर परफॉर्म किए हैं इन द लास्ट 2 years और सो। और ये इस फंड में करीब इन दोनों सेक्टर में ऑन एन एवरेज ओवरवेट है विजावी द बेंचमार्क। तो ये एक अच्छा एक्सपोजर, एक अच्छी पोजीशनिंग देता है। आपने देखा होगा कैसे आईटी में थोड़ा सा रिवर्सल आया है और इवन फाइनेंशियल्स में भी थोड़ा रिवर्सल आ रहा है। तो ये दो बड़े सेक्टर्स हैं जहां बड़ा पैसा आया नहीं है, एफआईएस का हो चाहे डीआईएस का हो। और जब यहाँ से चीजें रिवर्स होंगी तो एक बड़ा इन्फ्लो यहाँ आ सकता है जो इस सेक्टर्स को सपोर्ट करेगा, तो एक डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करता है। अम, सुमित, थोड़ा सा आईटी पर मैं बात करूं तो आईटी एक तरह से डार्क हॉर्स के तौर पर उभरता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो आपने इसमें बदलाव किया, जो इस स्पेस में आपने दाव लगाई है वो किन कारणों को देखकर लगाई है? बिकॉज अगर हम हेडविंड्स के लिहाज से देखें तो ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ नरमी आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही क्लीन सेक्टर है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज्यादा डिविडेंड जनरेट करता है, बहुत ज्यादा फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है। तो जहां हेडविंड शायद इतने ज्यादा कम नहीं हुए हों, लेकिन एक 4.5-5% कैश फ्लो यील्ड पे ये सेक्टर एक वन पॉइंट इन टाइम चला गया था। तो उस पॉइंट पे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो जाता है, इवन दो अगला 3 महीना या 6 महीना शायद अच्छा ना रहे। तो ऑन एन एवरेज हम इस सेक्टर में पूरे साल करीब करीब ओवरवेट रहे हैं। ऑफ लेट प्रोबेबली हमने थोड़ा ओवरवेट बढ़ाया है बिकॉज फेड का नजरिया इंटरेस्ट रेट को लेके चेंज हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही अगले 3 महीने या 6 महीने में हमें टॉप लाइन पे इतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन इन अ वे एक प्राइस पे सब कुछ डिस्काउंट हो जाता है और हमारा जॉब एज अ फंड मैनेजर है कि पैसा बनना चाहिए स्टॉक में, डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स। एंड दैट इज द रीजन हम लोग ओवरवेट है। और मुझे लगता है यहाँ से भी रिवर्सल अभी स्टार्ट ही हुआ है। इनफैक्ट बहुत सारे फंड्स अभी भी अंडरवेट है, धीरे धीरे अंडरवेट को कवर किया जाएगा एंड देन पीपल विल मूव टू ओवरवेट। अब सुमित, अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आईटी में क्या आप फोकस मिड कैप आईटी पर हैं? देखिए, मिड कैप आईटी में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बहुत अच्छे एविडेंस है कि उन्होंने लार्ज कैप से ज्यादा ग्रोथ दिखाया है, बट उनके वैल्यूएशंस भी मॉडरेट हुए नहीं इंडिया में, बिकॉज इंडिया में एज यू नो मिड कैप को वैल्यूएशन प्रीमियम हमेशा से रहा है। तो हमारा काफी एक्सपोजर इन लार्ज कैप फंड इज टुवर्ड्स लार्ज कैप आईटी, और उसमें 1 या 2 बेट मिड कैप आईटी पे भी है, पर वहां पे थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है जितना कि लार्ज कैप आईटी में है। ऑलराइट, अब ऐसे में मेरे ख्याल से ऑटो पर भी आपका फोकस है। जी हाँ, ये एक सेक्टर ऐसा रहा है जो पिछले 2 साल से लगातार हम ओवरवेट रहे हैं, एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट हैज डन गुड फॉर अस, बिकॉज ये सेक्टर में मार्जिन टेलविंड है, यहाँ पर रेगुलेटरी टेलविंड है, और यहाँ पर डिमांड रिवाइवल भी काफी अच्छे से प्ले आउट किया है। तो जहाँ लो एंड ऑफ कंजम्पशन जो कि टू व्हीलर्स या ऐसी चीजें देखिए वो थोड़ा सा वीक रहा है, बट आई थिंक ओवरऑल ये सेक्टर में अच्छा ट्रैक्शन है। अभी भी पोजिशनिंग ओवरवेट है, और यहाँ से भी ट्रैक्शन मुझे लगता है स्ट्रांग ही रहने वाला है, स्पेशली इन ऑटो सेक्टर। अब सुमित, वैसे तो रिटर्न्स के बदौलत किसी फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना रणनीति शायद सही नहीं हो सकती, क्योंकि थोड़ी सी डीपर रिसर्च वगैरह आपको करनी होती है किसी भी फंड को पोर्टफोलियो में डालने से पहले। लेकिन कैटेगरी वाइज अगर मैं देखूं, निफ्टी स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा का आपको रिटर्न दिया है, मिड कैप ने भी 38-40% के आसपास का दिया है। फंड्स की बात करें तो कमोबेश मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स जो हैं वो 35% के आसपास के रिटर्न पर ही बैठे हैं। अब अगर हम कमबैक स्टोरी की बात कर रहे हैं लार्ज कैप में, तो क्या मिड कैप स्मॉल कैप को मात देने का भी कोई सीन? क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को समझाना बहुत जरूरी है कि लार्ज कैप्स काम कैसे करते हैं। लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में नहीं हो सुमित, ये तो हो ही नहीं सकता। वो आपको रखना पड़ेगा, उतार चढ़ाव से बचाने के लिए, स्टेबिलिटी आपको देने के लिए लार्ज कैप्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर निवेशक का एक नजरिया रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए भी है, तो अगर लार्ज कैप की स्टोरी वापस आ रही है और एक्टिव लार्ज कैप पे दाव लगाया जा रहा है, तो क्या स्मॉल कैप मिड कैप को भी ये बीट करेगा कमाई के मामले में? देखिए, लॉन्गर टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम पिछले 3-4 महीने की मिड कैप और स्मॉल कैप की रिटर्न्स को हटा दें तो करीब 10 साल के रिटर्न मोटा मोटा सेम थे। तो ये हमेशा से पाया गया, जब बहुत ही स्ट्रांग अपमूव आता है सडनली आपके ट्रेलिंग रिटर्न्स भी बहुत अच्छे दिखते हैं। एंड इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम शायद साइकोलॉजिकली डिफिकल्ट होगा कि यार हम ऑलरेडी स्ट्रांग रिटर्न में बैठे हैं तो लार्ज कैप में पैसा क्यों डालना है। पर नॉर्मली ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स हिस्टोरिकली। और वो मैंने आपको डेटा पॉइंट दिया था कि पिछले 2004 से अगर डेटा देखें तो इतना वाइड गैप कभी हिस्ट्री में रहा नहीं है कि लार्ज कैप ने दिया है 17% या 16%, और मिड स्मॉल कैप ने उसके करीब 3 गुना रिटर्न दिया है जो कि 40-45% के आसपास है। तो नॉर्मली मार्केट
मीन रिवर्टिंग, साइकोलॉजीज आर मीन रिवर्टिंग एंड मनी ऑल्सो इज मीन रिवर्टिंग। तो अगर बड़ा पैसा आना चालू होगा धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं है कि लार्ज कैप कंपनीज रिलेटिवली फंडामेंटली बेकार कर रही हैं, इनफैक्ट वो तो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो आइडियली स्टॉक प्राइसेस शुड ऑल्सो रिएक्ट इन दैट वे। सो देयरफॉर मुझे लगता है कि कुछ पैसा मूव जरूर करना चाहिए एक्टिव फंड मैनेजर्स के लिए, अच्छा आउटलुक है उन फंड्स के लिए। और मैं तो कहूंगा सिप की बजाय अगर आप लमसम में भी थोड़ा इस मोमेंट पे लार्ज कैप में डालना चाहें तो वो भी एक अच्छी रणनीति साबित हो सकती है। ऑलराइट सुमित, अभी सवाल यहाँ पर ये है, थोड़ा सा एक्टिव पैसिव पर मैं वापस आना चाहूंगी। अब बताइए, फंड हाउसेस तो जिनके पास एक्टिव लार्ज कैप था वो तो अब पैसिव भी लॉन्च कर रहे हैं, और केवल लार्ज कैप की बात नहीं है, तमाम मार्केट कैप्स कैटेगरीज में हम देख रहे हैं कि पैसिव फंड्स भी लॉन्च हो रहे हैं। इन्वेस्टर के लिहाज से चुनाव एक्टिव लार्ज कैप या इंडेक्स बेस्ड लार्ज कैप किस बिना पर होना चाहिए? देखिए, आप जब फंड मैनेजर को या एक्टिव फंड मैनेजर को पैसा देते हैं तो उसको उसकी स्टॉक पिकिंग कैपेबिलिटी के लिए पैसा देते हैं कि वो कुछ स्टॉक पिकिंग करके कुछ अल्फा जनरेट कर पाए। और जहां इंडेक्स फंड्स की बात आती है वो एक जनरली एक मार्केट कैप बेसिस पे या फ्री फ्लोट बेसिस पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेसिस पे होता है। जरूरी नहीं है उस फॉर्मूला में बहुत फंडामेंटली अच्छी कंपनीज भी उभर के आए, तो हर टाइप की कंपनी आ सकती है। तो मैं ये कहूंगा जब आप एक्टिव वर्सेस पैसिव का डिसीजन लेते हैं, आपके दिमाग में एज एन इन्वेस्टर चॉइसेस शुड बी क्लियर। अगर मान लीजिए अगर मार्केट बहुत नैरो बिहेव करने की आपकी एस्टिमेशन है कि अगले साल मार्केट शायद नैरो रहेगा, तो शायद इंडेक्स फंड ज्यादा अच्छा करेंगे। नैरो मतलब जब शुरू की टॉप 10-15 कंपनीज अच्छा करेंगी, बाकी सब बेकार करेगा। लेकिन अगर एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट का एंटिसिपेशन है तो एक्टिव लार्ज कैप जनरली अच्छा करते हैं। और वो आपने ये साल देखा भी होगा कि बहुत सारे एक्टिव फंड्स ने अल्फा जनरेट किया है। और मुझे लगता है अगले, अगर मैं 6 महीने से 1 साल का पीरियड इंडिया में एनालाइज करूं जब हम इलेक्शन में होंगे या उसके बाद में होगा, तो मुझे तो मार्केट बहुत ही ब्रॉडर सेंस में पार्टिसिपेटिव लग रहा है। और ऐसी सिचुएशन में शायद एक्टिव लार्ज कैप्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ऐसा कोई इन्वेस्टर है जिसे बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है और जिसे फंड मैनेजर कैपेबिलिटीज पे इतना ध्यान नहीं देना है और बस एक मैकेनिकल वे में इन्वेस्ट करना है, वो शायद इंडेक्स फंड्स चूज कर सकते हैं। और दे शुड बी हैप्पी विथ, अगर इंडेक्स कुछ साल में इंडेक्स फंड्स एक्टिव फंड से अंडर परफॉर्म करें तो उस पीरियड में उन्हें उस चीज से साइकोलॉजिकली कोई दिक्कत ना होना चाहिए। बट जनरली स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट स्टॉक पिकिंग, एंड यू हैव टू बेट ऑन सम फंड मैनेजर्स जो अल्फा जनरेट कर सके स्टॉक पिकिंग के बेसिस पे। और वो लार्ज कैप में भी हो सकता है, मिड कैप में भी हो सकता है, स्मॉल कैप में भी हो सकता है। बताइए, बाजार तो उच्चतम स्तर पर है, हम देख रहे हैं। अब इस मौके पर किसी को बाजार में एंट्री करनी हो और आप जैसा कोई लार्ज कैप फंड खरीदना हो, तो क्या बाजार बहुत महंगा है? देखिए, बाजार ओवरऑल बेसिस पे देखें तो करीब 18 से 19 टाइम्स टू अर्निंग जो भी साल आप लेना चाहें अगले 1-2 साल के बेसिस पे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि रादर देन लुकिंग एट ब्रॉडर मार्केट, आप मार्केट के हिस्सा देखिए। बैंकिंग में 2 साल से कोई पैसा नहीं बना, आईटी में 2 साल से कोई पैसा नहीं बना है। तो 50% ऑफ निफ्टी इज जनरली सिटिंग एट जीरो रिटर्न फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। और ये लार्ज कैप इंडेक्स के वेट की बात बता रहा हूँ, करीब 35% आप फाइनेंशियल्स ले लीजिए, करीब 12 से 13% आप आईटी ले लीजिए। तो भले ही ओवरऑल मार्केट आपको महंगा दिख रहा हो या फिर एकदम चीप नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये 2 बड़े पॉकेट अपने आप में चीप है बिकॉज इन्होंने रिटर्न भी नहीं दिया इन द लास्ट 2 ईयर्स। सो उस लॉजिक से अगर कोई फंड है जो इन दोनों सेगमेंट्स में रिलेटिवली ओवरवेट है, उसके आउट परफॉर्मेंस के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा है। और वो शायद रणनीति हर एक्टिव फंड मैनेजर की होना चाहिए कि भाई जहां पैसा नहीं बना है और वैल्यूएशन सपोर्टिव है और मैक्रो ठीक ठाक है, वहां पर पैसा मूव होना चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि हमारा फंड की रणनीति भी तकरीबन वही है, और इसीलिए फंड की पोजिशनिंग में आप एक्सपोजर देखेंगे जो इन 2 सेक्टर्स में काफी ज्यादा है। तो सुमित, धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से अपने फंड के बारे में और पूरी लार्ज कैप कैटेगरी के बारे में दर्शकों को समझाइश दी। धन्यवाद।